अभी सोनल मान सिंह जी ने कहा कि ये 50वां वर्ष है, स्वर्णिका है। और जब स्वर्ण की बात आती है तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। पर कभी आपके दिमाग में ये प्रश्न आया होगा कि स्वर्ण का भारत से क्या संबंध है? अरे किसी देश को लूटना हो तो 10-20 साल में सब लूट लिया जा सकता है। यहाँ 300 BC में अलेक्जेंडर आता है और 1800 के आसपास अंग्रेज कैप्चर करते हैं। ये 2200 साल सोने को लूटने में क्यों लगे? उसका रीज़न ये था कि सोना लूट के वो ले जाते थे। तो जानते हैं यहाँ के जो व्यापारी थे, यहाँ के जो कारीगर थे, यहाँ के जो कुशल लोग थे, यहाँ के जो वैद्य थे, यहाँ के जो नृत्य संगीत वाले, तो कहते थे ले जाने दो, लेने के बाद उससे क्या खरीदेंगे? जो चाहिए उसके लिए वापस ही आना पड़ेगा। मतलब स्थिति क्या, जैसे हम लोग ये पहनते हैं कॉटन, उस समय यूरोप में आप लोगों को नहीं पता होगा, सिर्फ ऊन और चमड़ा दो ही चीजें पहनी जाती थी। जब पहली बार यहां से कुछ लोग गए तो वो बड़े आश्चर्य हुए कि इसके अलावा थोड़ा सा वो सिल्क जानते थे। तो उन्होंने कहा ये कौन सा ऊन है जो इतना सॉफ्ट है? तो ये पूछा गया कैसे उगता है? तो बहुत सारे ग्रीक इंस्क्रिप्शंस में ये लिखा है कि भारत में कपड़े पेड़ों पे उगते हैं, क्योंकि जब बताया गया कि कपास एक पौधा है और ये उगता है, तो भाई वो खरीदने आते थे। और स्थिति ये हो गई थी कि ये डॉक्यूमेंटेड है ग्रीस की एंशिएंट उसमें कि जो बड़े धनी मानी लोग होते थे वो ये कपड़े पहनते थे। तो सारा का सारा सोना यहां वापस आता था। ये उनकी सीनेट में लिखा है कि इंडिया हैज बिकम द सिंक होल ऑफ ऑल द गोल्ड। फिर उसके बाद अच्छा खाना खाना होगा तो सारे मसाले यहीं मिलेंगे, वापस आ जाओगे। अच्छा आर्टी क्राफ्ट चाहिए होगा तो फिर यहाँ वापस आ जाओगे। फिर दवाई का इलाज चाहिए होगा तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेनी हो, उस जमाने में और तो कोई इलाज उनके हाथ होता ना, सब कुछ वापस आ जाओगे। तो फिर घूम फिर कर अगर देखा जाए तो सारा स्वर्ण पुनः भारत में वापस आ जाता था। और मैं कह सकता हूँ कि एक बार फिर सदियों के बाद फिर एक ऐसी संभावना दिख रही है जब स्वर्णिम भविष्य की आशा की किरण भारत में उभरती हुई 21वीं सदी में दिखाई पड़ रही है। और तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि सोनल जी ने जो इसकी शुरुआत की है तो ये भी एक सुखद संयोग है कि यह अमृत काल में इसका प्रारंभ हुआ है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमने नृत्य की अभिव्यक्ति देखी। सामान्यतः ये भी एक वेस्टर्न स्टीरियोटाइप है कि नृत्य, संगीत और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनका तो आपस में कोई संबंध ही नहीं है, ये तो बिल्कुल अलग अलग चीज है। इस पर मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव भी बताना चाहता हूं। जब मैं शुरू में नया लेक्चरर बना तो हमारी यूनिवर्सिटी में एक योगा का क्लास मतलब कोर्स ऐड किया गया। अब ये 30 साल पुरानी बात है। योग पढ़ाने के लिए जो टीचर जाते थे वो बेचारे अंग्रेजी में उनका हाथ तंग था। अच्छा, उस जमाने में जब हम लोग पढ़े हैं तब अंग्रेजी में ही सारी पढ़ाई होती थी इंजीनियरिंग में, और क्लास में भी इंग्लिश में ही बोलना पड़ता था। तो एक अलग प्रकार का प्रेशर रहता था बच्चों के ऊपर भी, टीचर पे। तो बच्चे उनका मजाक उड़ा दिए, तो वो दुखी होके आए कि साहब आप लोगों के जो बच्चे हैं ये बहुत हमसे उल्टा सीधा मजाक करते हैं और इनडिसिप्लिन हैं। तो मैंने कहा ठीक है साहब, अगले दिन हम उनको योगा का क्लास लेने जाएंगे। मैं गया, थोड़ी देर मैंने उनको योग के बारे में बताया। फिर मैंने कहा क्यों, तुम लोगों को ये लगता है ना कि तुम लोग तो साइंस साइड से आए हो, इंजीनियरिंग में आ गए हो तो तुम बड़े सुपीरियर हो, और जो आर्ट्स वाले हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं, वो तुमसे इन्फीरियर हैं। तो बच्चे धीरे से कहते हैं सर माना तो ऐसा ही जाता है। तो मैंने कहा जो माना जाता है उससे पहले तुम देखो जाना क्या जाता है। मैंने कहा क्यों, मोटरसाइकिल चलाते हो? बहुत से बच्चे मोटरसाइकिल चलाते थे। हमने मोटरसाइकिल कैसे चलाते हो, पहले किक मार के स्टार्ट करते हो, फिर क्लच दबाते हो, फिर गियर चेंज करते हो, फिर एक्सीलेटर लेते हुए धीरे धीरे क्लच को छोड़ते हो और मोटरसाइकिल आगे बढ़ जाती है। मैंने कहा व्हाट इज दिस? दिस इज द साइंस ऑफ ड्राइविंग द व्हीकल। और मैंने कहा जब मोटरसाइकिल चलाने में एक्सपर्ट हो जाते हो और सड़क पे यूं यूं लहराना शुरू करते हो, व्हाट इज दिस? दिस इज द आर्ट ऑफ ड्राइविंग द व्हीकल। तो विच इज सुपीरियर, द आर्ट इज सुपीरियर और द साइंस इज सुपीरियर? तो उन्होंने कहा हाँ साहब। इसीलिए मैंने कहा कि जो तुम कर रहे हो, मतलब आप फिजिक्स मैथ्स में जो फॉर्मुलेशन, मैंने कंप्यूटर में डाल दो, तुमसे बेहतर तुमसे तेज कर देगा, मगर कंप्यूटर कविता नहीं लिख पाएगा,
अगर एआई से कंपोज करके कविता लिख देगा तो भाव नहीं उत्पन्न कर पाएगा। जिन भाव और रसों की अभी आपने अभिव्यक्ति देखी, उसमें भी जो आचार्य मम्मट के काव्य शास्त्र में लिखा है कि ये कैसे बनते हैं, सोनल जी को पता होगा। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रसः निष्पत्ति, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संचारी भाव आलंबन भाव, उन सब के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। और जब रस की उत्पत्ति होती है, देखिए हमारे यहाँ कितना साइंटिफिक है। आपने सुना होगा 9 रस होते हैं, मगर जब नृत्य की बात आती तो 8 ही रस होते हैं। काव्य में 9 रस हैं और नृत्य में 8 रस हैं। क्यों? क्योंकि एक रस उन 9 में है शांत रस। शांत रस की अभिव्यक्ति साहित्य में तो हो सकती है, मगर नृत्य में शांत रस की कोई अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए नृत्य में 8 ही रस होते हैं। और आजकल थोड़ा वो एक चलन चल गया ना, उत्तर दक्षिण को लड़ाओ, ये सब करो, तो मैं उनको भी बताना चाहता हूं। एक बार मुझे याद है, ये नाटू नाटू को जब वो मिला था तो सोनल जी ने कहा कि ये जो नाटू शब्द की उत्पत्ति दक्षिण भारत में ये नाट्य शब्द से है और इससे फिर जाकर वो रिदम बनता है। तो अब आप देखिए, जो लोग कहते हैं कि अंतर है, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी 8 ही रस हैं, और तोलिकप्यम जो तमिल साहित्य में लिखा गया उसमें भी 8 ही रस हैं, और उसको क्या कहते हैं, 8 मकाड़ू। और मजे की बात यह है कि एग्जैक्टली उसी सीरियल में है जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में है, उसी तमिल संस्कृति में वो भी उसी सीरियल में लिखे हुए हैं। यानी अगर हम देखें तो यह संस्कृति किस प्रकार से सारे उसको जोड़ती है राष्ट्र को, ये दिखता है। अब यहां तक राष्ट्र तक जुड़ा तो हमने कहा ना साइंस और ये तो अलग होती है, मगर आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज 21st सेंचुरी की क्या है? वो है यूरोप की सन लेबोरेटरी में, जिसको गॉड पार्टिकल कहा गया नॉर्मल भाषा में, ब्रह्मांड का मूलभूत कण, जिसका एक्चुअल साइंटिफिक नेम है हिग्स बोसॉन। वैसे वो हिग्स बोसॉन 2 साइंटिस्टों के नाम पे है, एक मिस्टर पीटर हिग्स ऑफ इंग्लैंड और एक सत्येंद्र नाथ बोस ऑफ इंडिया। यानी जो मोस्ट साइंटिफिक अचीवमेंट है उसमें भारत का सिग्नेचर है। बोसॉन वर्ड उनसे आया, और सत्येंद्र नाथ बोस ने ये थ्योरी 1925 में दे दी थी। आइंस्टीन बोस इक्वेशन 31 में आइंस्टीन ने उसको एक्सेप्ट किया था। खैर, मगर जिस लेबोरेटरी में वो खोजा गया है उसकी आप मेन लॉबी में जाइए तो वहां नटराज की मूर्ति लगी हुई है, और नटराज की जो मूर्ति लगी है उसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फ्रिट्ज कैपरा का कोट लिखा है, नाउ द साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। फिर कार्ल सेगन जो दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट में से एक हैं, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट जिसने सोलर सिस्टम को क्रॉस किया है, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2, उस पे परगही सभ्यताओं के लिए जो संदेश लिखा है उसको कंपोज करने वाला कार्ल सेगन है। और कार्ल सेगन कहता है कि जो डांसिंग ऑफ शिवा है, कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा, दिस इज द बेसिक मोटिव ऑफ द इंटायर यूनिवर्स। अब आइए साहब, अब लेटेस्ट थ्योरी क्या आई है? अभी तक ये माना जाता था कि पार्टिकल से दुनिया बनी है। अब बात आ रही कि पार्टिकल नहीं, ये एक वाइब्रेशन है जिससे सारी दुनिया बनी है। ये सब तरंगे हैं, स्ट्रिंग थ्योरी आ रही है। 2 तरंगे जहां पर कोइंसाइड करती हैं वहां एनर्जी का एक पैकेट बन जाता है, और वो पैकेट हमें पार्टिकल के समान दिखने लगता है। वास्तविकता में वो तरंग है। इस पर भी एक बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कि ये स्ट्रिंग थ्योरी दी है। वो जापानीज ओरिजिन के अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। हिज नेम इज मिशियो काकू। वो थ्योरेटिकल फिजिक्स के न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, न्यूयॉर्क सिटी यूनिवर्सिटी में। उन्होंने कहा है सब कुछ तरंग से बना है। उन्होंने कहा जो पार्टिकल हैं, उन्होंने कहा ये जो हैं एक प्रकार के वाइब्रेशन ऑफ तरंग हैं। अब उन्होंने कहा जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, केमिस्ट्री, उन्होंने कहा दिस इज द मेलोडी ऑफ द वाइब्रेशन। अब केमिस्ट्री से तरह तरह के पदार्थ बन गए। फिर उन्होंने कहा जो यूनिवर्स है इट इज द सिम्फनी ऑफ द वाइब्रेशन, यानी कण से लेके ब्रह्मांड तक सभी कुछ एक वाइब्रेशन और एक लय में है। और इसीलिए देखिए, भाषा की जानकारी हमारे यहाँ लुप्त होती जा रही, तो एक समस्या हो जा रही है। हम कहते हैं डिजास्टर हो गया, डूम वर्ड है अंग्रेजी में। हिंदी, संस्कृत या भारतीय भाषाओं में उसके लिए क्या शब्द है? प्रलय।
यानी जब तक लय है तब तक संसार का अस्तित्व है। जैसे ही लय समाप्त हो गई तो वो प्रलय हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। मगर जो प्रलय आता है तो प्रलय भी एक रिदिम और नाट्य में आता है। तांडव नृत्य करते हैं शिव, वहां पे प्रलय है, मगर प्रलय के बाद दोबारा भी तो सृजन होना है। तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, नटराज की जो मूर्ति है उसमें कौन सा पैर उठा रहता है? बायां पैर उठा रहता है, दायां पैर सेटल्ड रहता है। कारण एक प्रकृति है, एक पुरुष है। तो जब प्रकृति अव्यक्त हो जाएगी तो भी जो मूल बीज है उसका अस्तित्व अव्यक्त रूप में बचा रहेगा। इसीलिए जो लेफ्ट साइड है वो प्रकृति है। तो प्रकृति इस समय डिस्कनेक्ट हो गई, बट जो पुरुष है यानी जो मूल ब्रह्म है वो अस्तित्व में रहता है। और इसीलिए यहां पे मैं कहना चाहूंगा, ये आज के जमाने में लोग उसको भूलते चले जा रहे हैं। इन चीजों को इतनी गहराई से लिया गया है हमारे यहां कि अगर आप ध्यान दें तो आज हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है अमंग ऑल द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। हम चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को पहुंचने वाले दुनिया के पहले देश बने हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उस देश का, उस पॉइंट का नाम प्रधानमंत्री जी ने क्या रखा है? पॉइंट शिव शक्ति। यानी सिर्फ मैं विनम्रता, चुनौती और दृढ़ता से कहता हूं, दुनिया की जितनी सभ्यताएं, संस्कृति, धर्म, रिलीजन, मजहब हैं, उसमें पुरुष जो ईश्वर है वो सिर्फ पुरुष है। स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है ईश्वर में। हमारे यहां शिव और शक्ति दोनों हैं। अब शिव और शक्ति का आपस में संबंध क्या है, जिसे कालिदास ने रघुवंश के प्रथम श्लोक में लिखा है कि वागार्थमि सप्रक्तो वागार्थमि प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जैसे शब्द और अर्थ दोनों मिलकर कविता बनती है, काव्य बनती है, उसी प्रकार भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप में मां पार्वती और भगवान शंकर से मिलकर इस सृष्टि की रचना होती है। अब यहीं पर मैं बात कहूंगा, आजकल कई बार लोग इस बात पे लेकर लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, समझते नहीं हैं, फेमिनिस्ट बन जाते हैं कि साहब बराबर है। साहब फेमिनिस्ट का अंतर नहीं है, दोनों की अलग अनुभूति है। भाव की मर्यादा अनुभूति में है और शब्द की मर्यादा व्यक्त में है। तो पुरुष तत्व शब्द प्रधान है और स्त्री तत्व अनुभूति प्रधान है। अब आप कहेंगे काहे हम ही को अनुभूति कर दिया गया? तो जो अनुभूति होती है शक्ति वहीं से निकलती है, और शक्ति अनुभूति से तब निकलती है जब अनुभूति 100 बिल्कुल प्यूरिफाइड हो जाए। आप कहेंगे काहे मान ले प्यूरिफाइड होती है? तो मैं कहना चाहूंगा, ईरान की लड़ाई चल रही है ना, तो यूरेनियम 238 को जब आप 60% प्योर कर लेते हैं तो इट बिकम्स पावर ग्रेड, यानी एनर्जी बन सकती है। जब 90% प्योर कर लेते हैं तो इट बिकम्स वेपन ग्रेड। यानी जितनी प्योर होती जाएगी एनर्जी उतनी उसके अंदर शक्ति आती जाएगी। चूंकि ईश्वर ने शक्ति का अधिष्ठान स्त्री तत्व में दिया है, इसीलिए वहां पर प्योरिटी का कॉन्सेप्ट भी ज्यादा दिया है, क्योंकि सारा तंत्र सूत्र जो है वो शिव पार्वती को बताते हैं। वो खैर एक बहुत लंबी बात है, मगर मैंने सिर्फ ये कहने का प्रयास किया कि हमारे यहाँ उसकी इतनी सुंदर अभिव्यक्ति है। जैसे हिंदी के कवि निराला जी ने भी कहा है कि उसी शिव और शक्ति और स्त्री और पुरुष के बीच के संबंध को उन्होंने अपनी जिस कविता में कहा तुम और मैं, तो उन्होंने लगभग यही शब्द कहा है, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता, तुम दिनकर के हर किरण जाल मैं सरसिज की मुस्कान, तुम वर्षों के बीते वियोग मैं हूं पिछली पहचान। यानी किस प्रकार से वो चीजें आपस में होती हैं। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि अभी आपने देखा रामायण का प्रसंग, केवट भगवान राम किस प्रकार से पूरी राम कथा। अब ये राम कथा जो है वो इतनी गहरी है, इतनी गहरी है, कई बार बहुत छिछले स्तर पे जब लोग उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं तो मैं कहता हूं किसी को एरोगेंट लगेगा कि दूसरी क्लास का बच्चा जब एमएससी की बुक का एक्सप्लेनेशन अपने हिसाब से करना शुरू करेगा तो उससे वही गलती होगी जैसे किसी से कहे मेडिकल की बुक है, कह रहे मेडिकल बुक अंग्रेजी में लिखी है ना, मैं तो अंग्रेजी पढ़ लेता हूं। छठी क्लास का बच्चा कहे और देखो मेडिकल की बुक पढ़ के मैं एमबीबीएस हो जाऊंगा, नहीं बन सकते भाई। उसकी टर्मिनोलॉजी अलग है, उसके उन अंदर का मीनिंग अलग है, वो सारी की सारी चीजें अलग हैं। राम कथा में भी क्या है, अगर आप देखें तो भगवान राम और शिव क्या हैं, वो कहते हैं अजह अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धांग निवासी। वही भगवान शंकर और पार्वती उस रूप में आए हैं। इसीलिए कभी आपने सोचा होगा
कि जब सीता जी, मतलब आप छोटा सा इस बात को समझिए, सिर्फ एक पंक्ति बताता हूं, इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। भगवान राम भगवान है और संघर्ष किससे है? रावण से। और रावण के 10 सिर हैं और एक सिर कटता दूसरा उगाता है। कहे भाई 10 ही सिर क्यों है? 5 या 15 क्यों नहीं? 20 या 25 क्यों नहीं? और एक सिर कटता तो दूसरा क्यों उगाता है? उसको भगवान रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? उसका कारण क्या है? और अगर 10 ही सिर हैं तो रावण का नाम दशानन क्यों है? 10 मुख वाला। उसको 10 शीश, 10 ग्रीव, 10 कंधर, दशोदर कुछ भी कह सकते थे। एक्चुअली में 10 की संख्या हमारे शरीर की 10 इंद्रियों का प्रतीक है। और दशानन मतलब 10 इंद्रियों का खुला हुआ मुख, द एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस। ये दिल मांगे मोर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसीलिए जब एक सर कटता था तुरंत दूसरा उगाता था। इसका अर्थ यह हुआ कि आप किसी इंद्री की एक इच्छा पूरी करिए, इमीडिएटली इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय अदर, इवन गॉड कैन नॉट स्टॉप इट। तब उसको कौन नष्ट करेगा? राम। राम शब्द का अर्थ है रमन्ते इति रामः, यानी वह तत्व जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड संसार रमा हुआ है, द एलिमेंट इन विच द एंटायर यूनिवर्स इज सेटल्ड। अब राम कैसे पैदा होंगे? राम के पिता का क्या नाम? जब 10 इंद्रियों को रखने की क्षमता आ जाएगी तो आपके हृदय में वो डिवाइन पावर उत्पन्न होगी जो 10 इंद्रियों की एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी को डिस्ट्रॉय करेगी और धर्म की स्थापना होगी। मगर उसके लिए एक शक्ति भी चाहिए होगी। तो शक्ति कौन है? सीता जी। और सीता जी के पिताजी का क्या नाम है? जनक विदेह। यानी जब आप अपने को देह की सीमा से परे कर लेंगे, देन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस प्योरिटी विच विल हैव in you, then the new sense of energy will be realized। तब वो राम और सीता का मिलन होगा, तब जाकर संपूर्ण लीला जो है वो जाकर कंप्लीट होती है। और इसमें अगर आप देखें, इसीलिए कई बार लोग कहते हैं ना कि साहब ये काल्पनिक है। एक्चुअली में ये इतनी हाई लेवल की चीज है। भगवान जब यहाँ, जैसे आप किसी को कहने में थोड़ा एरोगेंट लगेगा, किसी पीएचडी के बच्चे को समझाना हो तो टीचर अलग लेवल पे समझाता है, और केजी के बच्चे को समझाना हो तो अलग लेवल समझाता है। भारत नॉलेज के उस लेवल पे था कि भगवान जब लीला करते थे तो बहुत हाई लेवल की नॉलेज के साथ करते थे। वो समझना दूसरे वालों के बस की नहीं थी, इसलिए वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते थे। इसलिए भगवान राम ने, मान लीजिए रावण का स्वरूप और जो माँ सीता का स्वरूप, उस रूप में जो दिखाया, वो समझने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल चाहिए वो लोगों को नहीं समझ में आता, परंतु है ये वास्तविक इतिहास। क्योंकि तुलसी जी ने अंत में लिखा है, कहत परम पुनीत इतिहासा और श्रवण ही हो तो सकल भ्रमनासा। यानी ये परम पवित्र इतिहास है जिसको सुनने मात्र से संपूर्ण भ्रम का नाश हो जाता है। तो वो एक अपने आप में अलग विषय है। मगर यहां पर मैं अंत में यह भी कहना चाहता हूं, हमारे यहां हर चीज छंद में और लय में है। कारण क्या है? हमारे यहाँ कहा गया है मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? तो कहते हैं साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीना, तड़म न खाद्यान न भी जीवमाना, तदभाग देयम परमम पशु नाम। यानी जिसको साहित्य और संगीत नहीं है तो आप समझिए वो जानवर है, बस उसके पूंछ और सींग नहीं है। तो मनुष्य और जानवर में अंतर आपको साहित्य और संगीत बताता है। और हमारे यहाँ वो संगीत कैसा है आप ऐसे समझिए, हमारे यहाँ हर चीज, जहां से मैंने प्रारंभ किया वहीं अंत करता हूं, हर चीज लय के साथ है। हमारे यहाँ वेदों में छंद हैं, जिसे आप छंद में गाना होता है, हर मंत्र छंद में है। हमारे जितने भी क्षेत्रीय आंचलिक हैं वो सारे भजन छंद में हैं, सारे नृत्य छंद में हैं, रामचरितमानस की चौपाइयाँ छंद में हैं। इसीलिए हिंदी फिल्मों में गाने ज़्यादा होते हैं और वेस्टर्न फिल्मों में कम होते हैं, क्योंकि हम छंद और लय के साथ जीते हैं। इसलिए हम उस लय को समझ पाते हैं और इसलिए हम ये कह सकते हैं। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं ना, ये भी एंड करने से पहले कह देता हूं, लोग कहते हैं ना, अरे साहब वो तो लिखना नहीं जानते थे इसलिए वेदों का ओरल ट्रेडिशन से होता था। नहीं साहब, वेदों का सस्वर पाठ होता था, किसी दूसरे धर्म ग्रंथ का सस्वर पाठ नहीं होता है। और जब स्वर बताना होता है तो वो सुना कर ही बताया जा सकता, लिखा के नहीं। सारे गामा पधा नहीं साहब लिख के नहीं बता सकते, आपको गा कर बताना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ छंद था तुम, और वो छंद आपको अंदर कहाँ तक पहुँचाता था। ये हमारी नृत्य और छंद की यात्रा बाहर तक नहीं थी,
ये अंदर तक जाती थी। अंदर तक जाके कहाँ पहुँचती थी? आप अंदर जाकर मौन का जब छंद सुनते हैं, मौन का जो नाद सुनते हैं, जिसको अनहद नाद कहते थे, तो जिसे शायद रहीम या कबीर का दोहा है जो हर भारतीय के समझना चाहिए कि भारत में जन्म लेकर, वो कहते हैं जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम, और घर अपनों है शून्य में अनहद में विश्राम। यानी अंत में आके विश्राम भी एक अनहद नाद के साथ होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं जो प्रयास आपने किया है ये बहुत अच्छा और सकारात्मक प्रयास है, और आज भारतीय अभिव्यक्ति के इस स्वरूप को समझने की ज़रूरत है, और इसको आधुनिक युगीनी शब्दावली में आने वाले टाइम में उसका जो वैज्ञानिक कनेक्शन है, उसका हमारे शरीर की रिदम से कनेक्शन है। हमारा पूरा शरीर रिदम में चलता है। बताइए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके अंदर जाइए तो हार्ट, लिवर, किडनी, उसके अंदर जाइए तो टिश्यूज, टिश्यूज के अंदर सेल्स, सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के अंदर मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर के अंदर ये एटम्स, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब लय में हो रहा है। इसलिए जब लय को आप समझते हैं तो अलग प्रकार की अनुभूति होती है। तो मैं सिर्फ ये कह के अपना निवेदन समाप्त करता हूँ कि सोनल मान सिंह जी ने, हाँ ये भी एक बात बता दूं, शायद आपको याद भी नहीं होगा, मेरी आपसे जीवन में पहली भेंट 1999 के लोकसभा चुनाव में लखनऊ में अटल जी की एक सभा में आपको आना था, मंच पर आपको आना था। शायद आपको आने में थोड़ा लेट हो गया, तब तक एसपीजी ने टेक ओवर कर लिया था। आप बात तो जानते हैं कि एसपीजी फिर आने में समस्या उत्पन्न करता। उस समय राजनाथ सिंह जी यूपी के अध्यक्ष थे। तब दीनानाथ मिश्रा जी ने मेरे को फ़ोन किया, वो चौक के पास अटल जी की सभा थी। उन्होंने मुझसे कहा आपका नाम लेके कि सोनल मान सिंह जी हैं, वहाँ पे हैं, थोड़ा सा एक इशू आ गया है तो किसी से गवर्नमेंट से बात करके कर दीजिए। तो उन्होंने कहा आप उनको पहचानते हैं? मैंने कहा जी बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ, बचपन से मैंने अनेक बार उनको देखा हुआ है। और मैं जाके तुरंत फिर मैंने आपको वहाँ पे जो भी था वो सिक्योरिटी वालों से बात किया। वो मेरा जीवन में आपसे पहली भेंट थी। मानी हुई बात है, आपको तो नहीं याद होगा, उस समय हम लोग बहुत बच्चे थे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ लास्ट में, भारत के इस स्वरूप को समझिए। भारत दुनिया को नई दिशा कैसे देगा? सिर्फ रुपए पैसे में नहीं, सिर्फ शुष्क विज्ञान में नहीं, सरस संगीत में, सरस नृत्य में, सरस कविता में, सांगोपांग रूप में जब वो उभर कर उठता हुआ दिखाई पड़ेगा तो हम ये कह सकते हैं कि भारत माँ अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही। भारत माँ अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। धन्यवाद।